से अपने आप को आज़ाद किया वो तो रेनेसां था। उसके बाद हमने पढ़ा रेफॉर्मेशन, वो क्या था? धर्म सुधार था। वो धर्म में सुधार था एक्चुअली। क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी कैथोलिक धर्म में, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने धर्म में सुधार करने का बीड़ा उठाया, जिसमें प्रमुख कौन था? मार्टिन लूथर था। उसने शुरू में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जर्मनी का था वो। उसके बाद इंग्लैंड वालों ने एक नया धर्म बना लिया अपना, कौन सा? प्रोटेस्टेंट धर्म बना लिया, उसको कहते हैं रेफॉर्मेशन। रेफॉर्मेशन के बाद हमने क्या पढ़ा? प्यूरिटनिज्म। रेफॉर्मेशन के बाद इंग्लैंड में प्यूरिटनिज्म आया। प्यूरिटनिज्म ये था कि इंग्लैंड का जो धर्म है प्रोटेस्टेंट, उसको कट्टर बनाया जाए, उसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए। तो उसमें वो कट्टरता आ गई काफ़ी, यानी बिल्कुल स्ट्रिक्टली वो प्रोटेस्टेंट धर्म के हिसाब से चलने लगे, बाइबल के हिसाब से चलने लगे। उन्होंने सारे हर तरह के एंटरटेनमेंट वगैरह बंद करवा दिए और हर चीज़ में कट्टरता थी। तो उस समय जो लिटरेचर का डेवलपमेंट था वो काफ़ी कम हो गया। अब आते हैं, ये प्यूरिटन था, ये इसका पीरियड क्या था प्यूरिटनिज्म का? नहीं 16 क्या बताया था आपको? 17th सेंचुरी में थोड़ा बहुत फ्लरिश हुआ था, 17th सेंचुरी में। तो हाँ, उसमें मैंने आपको बताया था 1642 से 1660 तक इसका पीक रहा था, क्योंकि 1649 के अंदर ओलिवर क्रॉमवेल राजा बना जो प्यूरिटन था, और 1649 से लेकर 1660 तक उसका राज रहा, 11 साल तक। उसके काल में प्यूरिटन काफ़ी फ्लरिश हुआ, काफ़ी फला फूला प्यूरिटनिज्म। लेकिन 1660 में फिर से रेवोल्यूशन हुआ और वापस मोनार्की शुरू हो गई। 1649 से 1660 तक का पीरियड पार्लियामेंट का था, संसद का था, ठीक है। उसमें संसद सर्वोच्च थी और उसका जो लीडर था वो ओलिवर क्रॉमवेल था। लेकिन 1660 में फिर से एक सिविल वॉर हुआ और उसमें वापस पुराने राजा को राजा बना दिया गया, चार्ल्स सेकंड को। ये आपको याद रखना है कि 1660 में कौन राजा बना? चार्ल्स सेकंड राजा बना। उसके साथ ही प्यूरिटनिज्म वालों का पतन हो गया और शुरू दोबारा से वही मतलब युग आ गया, लिबरलिज्म का युग आ गया। प्यूरिटन जो थे वो बैकग्राउंड में चले गए थे। तो अब क्योंकि इंग्लैंड में पहले भी मोनार्की थी, इसको मोनार्की बोलते हैं जब राजा का शासन होता है, राजतंत्र था। तो इंग्लैंड में पहले भी मोनार्की थी प्यूरिटनिज्म से पहले, और उसके बाद मोनार्की फिर से स्थापित हो गई 1660 में। तो इस पीरियड को कहा जाता है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्स्थापना। कोई चीज़ जिसकी स्थापना हुई वो नष्ट हो गई, फिर वापस स्थापित हो गई, तो हम इंग्लिश में उसको कहते हैं रेस्टोरेशन। तो रेस्टोरेशन था पुनर्स्थापना, और रेस्टोरेशन की शुरुआत कब हुई? 1660 में शुरू हुआ ये रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मोनार्की दोबारा स्थापित हुई, और मोनार्की में राजा कौन बना दोबारा? चार्ल्स सेकंड बना। ओके, मेटाफिजिकल एज नहीं है कोई। मेटाफिजिकल तो एक ग्रुप है पोइट्स का जिनकी राइटिंग का खास स्टाइल था। तुम आई थी क्या मेटाफिजिकल वाले टाइम? नहीं, मेटाफिजिकल एज नहीं है कोई। मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, उनका एक ग्रुप है जिनका लिखने का एक खास अंदाज था। क्या था अंदाज वो? हाँ, और किस फील्ड में लिखते थे ज़्यादातर? वो किस टॉपिक पे लिखते थे? रिलीजन पे लिखते थे। और उनका क्या था पोइट्री में? उनका नॉलेज झलकता था काफ़ी, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले थे। फार फेच्ड सिमिलीज यूज होती थी, जिनको कंसीट कहते हैं, है ना। तो ये 3-4 उनकी विशेषताएं थी। 3-4 पोइट्स थे मैंने आपको बताए थे। सबसे बेस्ट कौन था मेटाफिजिकल पोइट? जॉन डन था। बाकी हेनरी वॉन, रिचर्ड क्रोशा, एंड्रयू मार्वेल, ये तो बताए थे आपको। ओके, अब अपने पढ़ते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। अब ये रेस्टोरेशन पीरियड है ना, ये ज़्यादातर 1660 से शुरू होकर के 1688 तक माना जाता है, क्योंकि तब तक ये राजा रहा था। चार्ल्स जो था 1660 से 1685 तक रहा, और उसके 3 साल तक उसके भाई ने राज किया। फिर क्रांति हो गई और फिर राजा बदल गया दूसरा। ओके, स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। चार्ल्स पढ़ लेते हैं, अभी पता लग जाएगा इसमें।
द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टुअर्ट मोनार्की, पढ़ रहे हो सभी? द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टुअर्ट मोनार्की इन द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड टुक प्लेस इन 1660 व्हेन किंग चार्ल्स सेकंड रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। तो इस लाइन में ये बताया है कि स्टुअर्ट मोनार्की, वो जो राजाओं का वंश था ना, चार्ल्स का वंश था, वो स्टुअर्ट था, इसलिए उसको स्टुअर्ट मोनार्की कहते हैं। तो स्टुअर्ट मोनार्की का रेस्टोरेशन जो है इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में और आयरलैंड में, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों का राजा एक ही होता था। टुक प्लेस इन 1660, 1660 में हुई, जब किंग चार्ल्स सेकंड रिटर्न हुआ, वापस आया एग्जाइल से। एग्जाइल का मतलब जब किसी राजा को निर्वासित कर देता ना, कोई राजा छोड़ के भाग जाता है अपना देश, किसी और देश में शरण ले लेता है, तो उसको एग्जाइल कहते हैं। कई बार भागना पड़ जाता है, राजाओं के खिलाफ आंदोलन हो जाते हैं, क्रांति हो जाती है, राजा को मारने आते हैं लोग, तो राजा फिर चुपके से सुरंग में से निकल जाता है, कहीं और भाग जाता है। जैसे अभी अभी हुआ था ना तालिबान में, अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो अमेरिका का समर्थित जो था वो भाग गया, हामिद करजाई और वो जो थे वो भाग गए फिर वहाँ से। तो ये पुराने ज़माने से होता आ रहा है। तो चार्ल्स सेकंड एग्जाइल में था इतने दिन, लेकिन वो वापस आ गया 1660 के अंदर, वापस उसको राजा बना दिया गया, तो इसको रेस्टोरेशन कहते हैं। द प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ द प्रोटेक्टोरेट एंड द सिविल वॉर्स केम टू बी नोन एज द इंटरिग्नम। तो ये जो पहले वाला पीरियड था, जब वो राजा नहीं था, वो भाग गया था, उसके बीच में ओलिवर क्रोमवेल ने उन्होंने राज किया, उसको इंटररेग्नम कहा जाता है। 1649 से 1660 का जो छोटा सा पीरियड था। द टर्म रेस्टोरेशन इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स आफ्टर इन विच ए न्यू पॉलिटिकल सेटलमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड। तो ये जो रेस्टोरेशन की टर्म है, ये उस पीरियड को भी डिस्क्राइब करती है जब एक नया पॉलिटिकल सेटलमेंट इस्टेब्लिश हो गया था, क्योंकि नया राजा आ गया था, तो एक नया राजनीतिक व्यवस्था वहाँ स्थापित हो गई थी। इट इज़ वेरी ऑफन यूज टू कवर द होल रीन ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड। तो ज़्यादातर ये जो किंग चार्ल्स सेकंड ने राज किया, कब से कब तक किया फिर? 1685 तक राज किया ना, कितने साल हो गए ये? 25 साल। तो इसको रेस्टोरेशन पीरियड बोल देते हैं। एंड ऑफन द ब्रीफ रेन ऑफ हिज यंगर ब्रदर किंग जेम्स सेकंड। उसके बाद किंग जेम्स सेकंड ने राज किया 3 साल तक, उसको भी रेस्टोरेशन में ही मान लेते हैं। In certain context, it may be used to cover the whole period of the latter Stuart monarchs as far as the death of Queen Anne and the accession of the Hanoverian King George I in 1714। और कभी कभी 1714 तक का पीरियड भी रेस्टोरेशन में मान लिया जाता है लिटरेचर के अंदर। इतनी सी बात है इसमें कि 1714 तक जब किंग जॉर्ज फर्स्ट ने राज किया, तब तक भी रेस्टोरेशन पीरियड को मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेशन कॉमेडी टिपिकली एनकम्पासेस वर्क्स रिटन एज लेट एज 1710। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है वो 1710 तक लिखे हुए नाटकों को भी मान लिया जाता है। यानी जब 1710 तक कई लोगों ने कॉमेडी लिखी, कॉमेडी लिखने का मतलब कॉमिक प्ले लिखे, तो उसको भी रेस्टोरेशन ही माना जाता है कि वो भी रेस्टोरेशन कॉमेडी है। The dates for restoration literature are a matter of convention and they differ markedly from genre to genre। तो रेस्टोरेशन लिटरेचर की जो डेट्स हैं वो डिफ़र करती हैं, अलग अलग लोग उसको अलग अलग मानते हैं। Thus the restoration in drama may last until 1700 while in poetry it may last only until 1666। तो जब ड्रामा की बात आती है तो हम सन 1700 तक के लिखे हुए ड्रामा को रेस्टोरेशन मान लेते हैं, और जब पोइट्री की बात आती है तो कब तक की पोइट्री को काउंट करते हैं? 1666 तक की मानते हैं। एंड द एनस मिराबलीज एंड इन प्रोज इट माइट एंड इन 1688। और प्रोज के अंदर, प्रोज होता है गद्य, गद्य का मतलब जो पोइट्री में नहीं लिखा जाता, सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको प्रोज कहते हैं। तो प्रोज के अंदर इसको 1688 तक माना जाता है। With the increasing tensions over succession and corresponding reason in journalism and periodicals, or not until 1700 when those periodicals grew more stabilized। तो इस पीरियड के अंदर पीरियोडिकल्स भी स्टार्ट हुए जर्नलिज्म के अंदर। पीरियोडिकल्स उन मैगजीन्स को कहते हैं जो हफ्ते में 1 या 2 बार निकलती थी।
अभी जैसे आजकल तो अपने न्यूज़पेपर आता है वो रोज़ आता है, कुछ पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो हफ्ते में एक बार आती हैं, कुछ पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आती है, महीने में 2 बार आती है, कुछ हर महीने एक आती है। तो उस समय कुछ पत्रिकाएं निकलनी शुरू हुई, छपनी शुरू हुई, जो हफ्ते में 2 या 3 बार आती थी, उनको पीरियोडिकल्स बोलते थे। ओके। In general, scholars use the term restoration to denote the literature that began and flourished under Charles II, whether that literature was the laudatory ode that gained a new life with the restored aristocracy, the eschatological literature that showed an increasing despair among Puritans, and the literature of rapid communication and trade that followed in the wake of England's mercantile empire। तो इस लाइन के अंदर आपको समझने वाली बात इतनी है कि इस पीरियड के अंदर प्यूरिटन्स के अंदर निराशा थी, प्यूरिटन्स का दमन हो गया था, क्योंकि प्यूरिटन्स का काल चला गया 1660 के बाद, उनको अब कोई ज़्यादा पूछता नहीं था। और दूसरा, इस पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा समृद्धि भी हुई, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा धन भी आया, बहुत ज़्यादा धनी हुए लोग, बाहर तक फैल गए थे। और आपको पता होगा इसी काल के अंदर लगभग 1660 के आसपास इंग्लैंड के लोग भारत आए थे। याद है कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, और 1657 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ, जो बहुत ही निर्णायक युद्ध था हिस्ट्री में हमारी। 1657 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के राजा को हरा दिया था एक छोटी सेना के साथ। और तब से अंग्रेज़ों के हौसले बढ़ गए कि हम इनको हरा सकते हैं। तो धीरे धीरे उस युद्ध के बाद पूरे भारत को उन्होंने जीत लिया था। तो ये लगभग वही पीरियड था जब इंग्लैंड के अंदर रेस्टोरेशन पीरियड चल रहा था, चार्ल्स II का राज था। तो उस समय जब लोगों ने भारत से व्यापार करना शुरू किया ना उन्होंने, तो बहुत अमीर हो गए थे वो, क्योंकि भारत उस समय बहुत अमीर था। तो भारत से जब उन्होंने व्यापार शुरू किया तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता था भारत से, तो लोग काफ़ी अमीर हुए, इसीलिए वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी इस पीरियड के अंदर। आगे जो इंग्लैंड से भारत आए थे तो गए थे पहले पश्चिम बंगाल में? नहीं, बंगाल में नहीं आए। वैसे तो शुरू में तो वो गुजरात में आए थे व्यापार करने के लिए। जहांगीर था उस समय राजा भारत का। जहांगीर ने सबसे पहले अनुमति दी थी कि आप व्यापार करो यहाँ पे। व्यापारी बन के ही तो आए थे वो, व्यापार करने ही आए थे एक्चुअल में वो। लेकिन जब वो यहाँ रहने लगे, उन्होंने देखा कि हम यहाँ पे राज भी कर सकते। धीरे धीरे छोटा छोटे युद्ध जीते, बाद में सारे इंडिया को उन्होंने कवर कर लिया था। हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, हिस्ट्री अगर किसी के पास है तो। हाँ, तो ये क्या बात हो रही है? 1600 ईस्वी कहाँ है? 1600 आ तो वो गए थे लगभग 1615-14 के अंदर व्यापार करने आए थे। हाँ, उसने बढ़ाई थी। हाँ बिल्कुल, उसने बढ़ाई थी। लेकिन ये 1657 के अंदर जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वो सबसे ज़्यादा निर्णायक मोड़ था हिस्ट्री के अंदर, इंडिया की और इंग्लैंड की। प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने समझ लिया था कि इंडियंस को हराना आसान है, और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो गए थे। उससे पहले इतना ज़्यादा वो तरक्की नहीं कर पा रहे, सिर्फ व्यापार ही करते थे, ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे सेना भी रखनी शुरू कर दी बाद में उन्होंने, और भारतीयों को हराना भी शुरू कर दिया। 1600 आप प्लासी का युद्ध जब भी आप पढ़ोगे ना हिस्ट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर प्लासी का। उसमें क्या था, अंग्रेज़ों की सेना थी सिर्फ 3000, और बंगाल का जो राजा था उसकी सेना थी 30,000 या 40,000 से भी ज़्यादा। लेकिन अंग्रेज़ों ने कूटनीति से काम लिया, और उनका जो सेनापति था बंगाल का, उसको अपने पक्ष में कर लिया, उसको रिश्वत दे के और उसको लालच दे के कि ये तेरा राजा जब हार जाएगा तो तेरे को राजा बना देंगे। तो ऐसे काम करते थे अंग्रेज़ लोग। उन्होंने चोरी छुपे उसको अपने अंदर मिला लिया, और जब युद्ध हुआ ना, तो क्योंकि सेनापति का कहना मानते सैनिक, राजा का कहना बाद में मानते, पहले सेनापति का कहना मानते। सेनापति ने सेना ही नहीं भेजी लड़ने के लिए, अंग्रेज़ लोगों ने फिर राजा को बंदी बना लिया। उसको सिराजुद्दौला था उस समय नवाब, फिर मीर कासिम उनका वो सेनापति था जिसको उन्होंने खरीद लिया था, उसको राजा बना लिया। बाद में छोड़ा उन्होंने मीर कासिम को भी नहीं, वो 10 साल तक उनकी सेवा करता रहा, बाद में उसको भी हटा दिया। फिर ये हिस्ट्री में पढ़ने वाली बातें हैं। यहाँ अपने इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि उस समय इंग्लैंड में क्या चल रहा था, रेस्टोरेशन पीरियड था। ओके, कहाँ तक पहुँच गए? हाँ, अब पोइट्री पढ़ते हैं अपने, कि इस काल में पोइट्री में क्या क्या था, कौन कौन से राइटर एक्टिव थे।
जॉन मिल्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स, रोट एट दिस टाइम ऑफ रिलीजियस फ्लक्स एंड पॉलिटिकल अपहीवल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है रेस्टोरेशन का? जॉन मिल्टन। हमने पढ़ा है कि जॉन मिल्टन प्यूरिटन था, प्यूरिटन था ना, प्यूरिटन था ये, इस प्यूरिटन का समर्थक भी था, लेकिन जब इसने लिखना शुरू किया तब प्यूरिटन काल चला गया था, तब इसने बहुत ज़्यादा समर्थन किया था प्यूरिटन का, लेकिन जब पता लगा बाद में 1660 के बाद में प्यूरिटन्स का राज चला गया तो ये अपने आप को अलग थलग कर लिया था, इसने अकेला रहता था, बाद में इसका ज़्यादा कोई पॉलिटिकल रोल ख़त्म हो गया था, फिर इसने अपने आप को पोइट्री के प्रति डिवोटेड कर दिया था। फिर इसने कौन सा सबसे फेमस ग्रंथ लिखा जो अभी तक, हाँ, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे ग्रेटेस्ट एपिक्स में से एक है, वो पैराडाइज लॉस्ट। तो ये उस पैराडाइज लॉस्ट की वजह से इसको महानतम कवि माना जाता है जॉन मिल्टन को। और एक बात और, जब इसने ये लिखा था पैराडाइज लॉस्ट तब ये अंधा था, इसकी आंखें भी नहीं थी, ये 40-42 साल की उम्र में अंधा हो गया था। आपके हाँ बुक है ना, आपकी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो जॉन मिल्टन की लिखी हुई है सोनेट, जिसमें वो कहता है कि मैं अंधा हो गया, मैं क्या करूं। बाद में वो खुद ही जवाब देता है कि कोई बात नहीं है, भगवान जो कुछ करता है भगवान करता है, और भगवान को खुश करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कुछ किया भी जाए। भगवान इस बात का मोहताज नहीं है कि हम उससे कुछ करें तो ही वो खुश हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी सेवा करते हैं जो कुछ नहीं करते भगवान के लिए, वो लोग भी भगवान की एक तरह सेवा ही करते हैं, क्योंकि वो इस धरती पे आए हैं, भगवान का कहना मान करके वो जी रहे हैं। तो हो सकता है वो अनजाने में उसकी किसी न किसी तरह से सेवा कर रहे हो। तो किसी आदमी को अगर कोई हैंडीकैप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो वो निराशा व्यक्त करता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, भगवान ने मेरे को इतना अच्छा टैलेंट दिया था, उस टैलेंट का मैं यूज़ कैसे करूँगा, क्योंकि इसको पता था कि वो एक बहुत अच्छा पोइट है और उसको बहुत सारी रचनाएँ करनी है। लेकिन जब वो अंधा हो गया तो उसको लगा कि अब मैं अपने टैलेंट का यूज़ कैसे करूँगा, वो तो वेस्ट हो जाएगा, भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएगा। फिर अगले ही सेस्ट पार्ट में वो उसका जवाब भी हमें देता है, आपने पढ़ेंगे वो, तब आपको और अच्छा लगेगा। लेकिन ये अंधा होने के बावजूद इसने ये रचना की है। तो किसी ये बोलता था और कोई और लिखता था, ऐसे लिखा वैसे लिख कैसे लिख, हाँ वो भी तो अंधे ही थे बिल्कुल। तो महानता को ये शारीरिक अपंगताएं छिपा नहीं सकती हैं, वो बहाने होते हैं हमारे चश्मा लग जा रहा है, अब तो मैं पढ़ूँगा कैसे, मेरे तो आधे नंबर का चश्मा लग गया, भले आधे नंबर का ही लगे तो भी हमें बहाने मिल जाते हैं फिर, है ना। ओके, जॉन मिल्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स, रोट एट दिस टाइम ऑफ रिलीजियस फ्लक्स एंड पॉलिटिकल अपहीवेल। तो ये जो टाइम था ये रिलीजियस फ्लक्स का था और पॉलिटिकल अपहीवेल का था। अपहीवेल का मतलब उथल पुथल, और रिलीजियस फ्लक्स का मतलब रिलीजन के अंदर धार्मिक मामलों में भी नई नई चीज़ें सामने आ रही थी। उस दौरान इसने लिखा, कब लिखा था? 1667 में, 67 में। मिल्टन इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोइम पैराडाइज लॉस्ट अमंग अदर पोइम्स। बाकी और पोइम्स भी इसकी हैं, काफ़ी फेमस है वो भी। एल एलेग्रो 1631 में लिखी, इल पेंसोरोसो 1634 में लिखी, कोमूज ये एक मास्क है, मास्क एक टाइप होता है पोइट्री का जिसमें हंसी मजाक किया जाता है, 1638 में लिखा। और लेसिडास ये एक एलिजी है। एलिजी क्या होती है? हाँ, किसी प्रिय मित्र के मरने के ऊपर या किसी प्रिय जन के मरने के ऊपर जब हम कोई पोइट्री लिखते हैं तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एलिजी का, आपको याद रखना है, मिल्टन की लेसिडास। मिल्टन्स पोइट्री एंड प्रोज रिफ्लेक्ट डीप पर्सनल कन्विक्शंस, ए पैशन फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये मिल्टन की पोइट्री की कुछ खास बातें हैं, पोइट्री की और प्रोज की। पर्सनल कन्विक्शन है उसमें, पैशन है और फ्रीडम है और सेल्फ डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, आज़ादी है। पैशन फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए जुनून है, और एक व्यक्तिगत भावनाएं इसमें दर्शाई गई हैं। एंड द अर्जेंट इश्यूज एंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस ऑफ हिज डे। और उसने अपने समय में जो पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही थी उसके बारे में भी अपने विचार काफ़ी लिखे हैं। ही सेलिब्रेटेड एरोपजीटिका रिटन इन कंडेमनेशन ऑफ प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप। एरोपजीटिका भी इसका एक प्रोज वर्क है। प्रोज वर्क का मतलब पोइट्री नहीं है, प्रोज है, वो गद्य में लिखा हुआ है। और एरोपजीटिका में उसने प्रेस की स्वतंत्रता पे लिखा है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है?
प्रेस यहाँ पे वो कपड़ों वाली तो नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस की है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता की, जो हर कोई अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हो। उस समय क्या था, जब भी आपको कोई अपना अखबार निकालना है या कोई पत्रिका निकालनी है, उसमें आपको अपने विचार लिखने हैं, तो पहले वो सेंसर होने के लिए जाते थे राजा के पास। राजा के लोग उसको चेक करते थे भी कहीं हमारे खिलाफ कुछ गलत तो नहीं लिखा, हमारा दुष्प्रचार तो नहीं हो रहा, फिर उसको पास करते थे ना, तभी वो प्रिंट हो पाता था। तो ये एरोपजीटिका उसने लिखी थी फ्री प्रेस के ऊपर कि प्रेस होनी चाहिए फ्री। प्रेस फ्री होने का मतलब ये है कि व्यक्ति फ्री होना चाहिए अपनी आज़ादी को अभिव्यक्त करने में, कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी पब्लिश करने के लिए। अब है क्या ये आज़ादी हमें? हाँ, ये है आज़ादी। अभी आप बहुत कुछ बोल सकते हो एक लिमिट में, देशद्रोह तक नहीं जाना, बस ये है, अपने देश की बुराई इतनी नहीं करनी। He celebrated Areopagitica, written in condemnation of pre-publication censorship, is among history's most influential and impassioned defense of free speech and freedom of the press. तो ये Areopagitica जो है ना, आज तक की लिखी हुई जितनी भी फ्री प्रेस के लिए जो दलीलें हैं, इसमें बहुत अच्छे से दी गई हैं। लोग आज भी इसको पढ़ते हैं कि क्यों फ्री प्रेस ज़रूरी है, क्यों अगर इसका दमन करेंगे या सेंसरशिप है जो वो नुकसानदायक है। आज तक ये इन्फ्लुएंशियल चीज़ है। The largest and most important poetic form of the era was satire. इस समय सटायर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लार्जेस्ट फॉर्म बन गए थे पोइट्री की। सटायर क्या होते हैं? व्यंग्य। व्यंग्य क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना, उसको कहते हैं व्यंग्य करना। तो इस समय बहुत सारे लोगों ने सटायर लिखे, यानी मजाक उड़ाने के लिए पोइट्री लिखी बहुत सारी। इन जनरल पब्लिकेशन ऑफ सटायर वाज डन एनोनिमसली एज देवर ग्रेट डेंजर्स इन बीइंग एसोसिएटेड विद ए सटायर। और ज़्यादातर सटायर लिखे जाते थे एनोनिमसली। एनोनिमसली का मतलब क्या होता है? जिसके नाम का पता नहीं हो, बिना नाम का लिख देना। जैसे आपने कोई चीज़ लिखी, आपको डर है कि अगर किसी को पता लग गया कि मैंने लिखा है तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, आप नीचे अपना नाम ही ना दो, बिना नाम का लिख दो या गलत नाम दे दो, उसको कहते हैं एनोनिमस। तो उस समय कई लोगों ने सटायर लिखे, वो एनोनिमस थे, यानी पता नहीं था कि ये लिखा किसने है। जॉन ड्राइडन, ये भी दूसरा बहुत ही फेमस पोइट है, बहुत ही बड़े पोइट हैं ये इंग्लिश लिटरेचर में। वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइट। तो देखो कितने काम किए उन्होंने। ये पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे। क्रिटिक कौन होता है? आलोचक कौन होता है? लिटरेचर में आलोचक उसको कहते हैं जो किसी वर्क की कमियां और खूबियां बताता है। कमियां नहीं, आलोचक में कई बार हम ये ले लेते हैं कि कमियां निकालता हूँ, नहीं। लिटरेरी क्रिटिक वो होता है जो किसी भी लिटरेरी वर्क की कमियां और खूबियां हमें बताता है, इसकी ये कमी है और ये इसकी। हाँ, जैसे अब फिल्में भी आती हैं तो लोग फिल्म क्रिटिक भी होते हैं कई, तो फिल्म की मूल्यांकन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं कि इस फिल्म में क्या खास है, क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं। ये लिटरेरी क्रिटिक होते हैं। ट्रांसलेटर था वो, अनुवादक भी था और प्ले राइट भी था। प्ले राइट कौन होता है? जो प्ले लिखता है। Who dominated the literary life of Restoration England to such a point that the period came to be known in literary circles as the Age of Dryden. तो इसने इतना ज़्यादा डोमिनेट किया उस पीरियड को, 1660 से लेके 1690 तक के पीरियड को, कि कभी कभी रेस्टोरेशन पीरियड को हम एज ऑफ ड्राइडन भी कह देते हैं। इतना ज़्यादा ये मतलब प्रभावी था, डोमिनेटेड था, इसको हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। कई बार लिटरेचर की जो पीरियड्स है ना, उनको लेखकों के नाम पे भी बोलते हैं। जैसे एलिजाबेथन को एज ऑफ शेक्सपियर बोल देते हैं, उसके बाद में इसको एज ऑफ मिल्टन कह देते हैं, प्यूरिटन वाली एज को। और मिल्टन के बाद एज ऑफ ड्राइडन आ जाती है, इसके बाद एज ऑफ पोप आती है, अलेक्जेंडर पोप आती है। तो कई बार फेमस पोइट होते हैं ना, जो उनके नाम पे भी युग बन जाते हैं, इतने फेमस होते हैं वो। ही इस्टेब्लिश्ड द हेरोइक कपलेट एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री। उसने एक और ख़ास काम किया, इंग्लिश पोइट्री में उसने हेरोइक कपलेट को यूज़ किया बहुत ज़्यादा, और उसको एक नॉर्म बना दिया। हेरोइक कपलेट क्या होते हैं? आपको मैंने बताया हुआ था, 2 लाइनों जिनके अंत में राइम सेम होती है और आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखे होते हैं। सोनेट में आएंगे कईयों में हेरोइक कपलेट।
ड्राइडन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वर इन सैटेरिक वर्स इन वर्क्स लाइक द मोक हेरोइक मैक फ्लैक्नो। तो ये ड्राइडन की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं, सबसे बड़े बड़े मतलब इन्होंने काम किए हैं, वर्क किए हैं जो, वो पहली पोइम है मैक फ्लैक्नो। ये एक सैटेरिक वर्स है। सैटेरिक का मतलब इसमें किसी का मजाक उड़ाया हुआ है। अब सेटायर क्यों करते थे पुराने टाइम में लोग, मजाक क्यों उड़ाया करते थे? मजाक उड़ाने के कई उद्देश्य होते थे। एक तो ये हो सकता है कि वो उनका अपोनेंट हो, ओपोनेंट का मतलब वो उनका विरोधी हो सकता है। विरोधी होने के कारण उनकी आलोचना करनी होती है, तो आलोचना डायरेक्ट नहीं करते, वो एक ऐसी पोइम लिखते हैं जिसमें एक पात्र उसके जैसा सा दिखा देते हैं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। हाँ, कोई एक पात्र ऐसा रख दिया जो लोग समझ जाएंगे ये किसकी बात कर रहा है, डायरेक्ट तो कह नहीं सकते। फिर उसमें उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी हार दिखाई जाती है, उसकी कमियां दिखाई जाती हैं, तो उससे पढ़ने वाले को आनंद भी आता है, मजाक भी हो जाता है, सामने वाला हर्ट भी नहीं होता और उसका भी उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो ये होता है सेटायर। ये बड़ी पोइम है मैक फ्लैक्नो। एक और थी एब्सोलम एंड अचिटोफल, इसमें आई नहीं शायद। अगला पॉइंट, अलेक्जेंडर पोप 1688 to 1744 वाज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्राइडन। तो ड्राइडन से ये काफ़ी प्रभावित था अलेक्जेंडर पोप। ये इससे भी महान पोइट आगे साबित हुआ था, इसने ड्राइडन को ही कॉपी किया था। एंड ऑफन बोरोड फ्रॉम हिम अदर राइटर्स इन द 18th सेंचुरी वर इक्वली इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ ड्राइडन एंड पोप। और बाकी जो राइटर थे वो इनसे काफ़ी प्रभावित थे। आपने वो लाइन थी ना, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, है ना, वो पोप की लिखी हुई है, अलेक्जेंडर पोप की। ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पियरियन स्प्रिंग, फॉर ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ये पूरी लाइन है इसकी। पुराने वहाँ पे ना एक झरना है इंग्लैंड में,